न्यूज टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। इस वक्त की बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है और भारत से कोरोना वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं, हाहाकार वाले इस दौर में आपसे पॉजिटिविटी सोच क्यों चाहती है सरकार। आखिर सरकार आपसे पॉजिटिव सोच के लिए बार बार क्यों कह रही है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों की कम गिनती किए जाने के आरोपों के बीच भारत में मरने वालों का आधिकारिक संख्या 3 लाख के पार चला गया है। हालात थोड़े बेहतर हैं, लेकिन ये भूलना मुश्किल है कि इस तरह तस्वीरें चीख चीख कर कह रही थी कि सड़कों पर और घरों में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की कमी से तड़पकर लोगों की मौत हो रही थी। कैसे लोगों को दवाओं और ऑक्सीजन के लिए ब्लैक मार्केट का रुख करना पड़ा और कई परिवार आर्थिक तौर पर बर्बाद भी हो गए और कैसे उन्हें अपने शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए कंधों पर जाना पड़ा। जी हाँ, बहुत से लोगों ने बहुत सी परेशानियां देखी हैं। अपने ही घर के लोगों को दफनाने या शमशान तक ले जाने का वक्त तक नहीं मिला है उन्हें। लाशें हॉस्पिटल से ही शमशान भेज दी गई हैं। ना चेहरा देखा है, ना पता चला है कि ये बॉडी हमारी है या किसी और की। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सब हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए तैयार नहीं थे। देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की लगातार होती तीखी आलोचनाओं के बीच आया सरकार का सकारात्मक सोचिए अभियान विवादों के घेरे में है। जी हाँ, सरकार आपसे कहती है कि सकारात्मक सोचिए। क्या इस अभियान का मकसद बुरी खबरों से लोगों में बढ़ती नकारात्मक को कम करना है या फिर आलोचनाओं से उनका ध्यान भटकाना है? मैं आपको बता दूं कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। कोविड-19 रिस्पांस टीम के संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह के मुताबिक कोविड-19 रिस्पांस टीम के संयोजक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह के मुताबिक पॉजिटिव अनलिमिटेड हम जीतेंगे नाम की इस मुहिम की शुरुआत अप्रैल में 1 जून मीटिंग से शुरू हुई, जिसमें कई संस्थाओं के लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि इस मुहिम के तहत करीब 100 मीडिया चैनलों पर लेक्चरों का आयोजन किया गया। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए 19 आइसोलेशन बनाए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की गई और करीब 3500 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लेक्चर देने वालों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कारोबारी अजीम प्रेम जी और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर शामिल थे। सकारात्मक पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। बयान के अखबार के एक ग्रैब को ट्वीट करने पर वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती की हाल ही में काफी ट्रोल किया गया था। सीमा चिश्ती के मुताबिक राजनीति से प्रेरित इस मुहिम का असल मकसद है जो कुछ भी हुआ है लोग किसी तरह से वो सब भूल जाएं। सीमा चिश्ती कहती हैं, सरकार का उद्देश्य है कि कोरोना महामारी से हुई मौतों से किसी तरह के लोगों की तवज्जो हटाना है ताकि वो ये बात करें कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आलोचकों के मुताबिक कोरोना पर होने वाली पीआईबी ब्रीफिंग्स के भी सरकारी कोशिश होती है कि किसी देश के हालात की एक बेहतर तस्वीर पेश की जाए और ये मीडिया के सामने बात की जाए कि कैसे देश में स्थिति सुधर रही है, लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवरी सेट बेहतर हो रहा है और लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है वगैरह वगैरह। सीमा चिश्ती कहती हैं, यही तो पूरी सोच है प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट की। आप इतने आंकड़े फेंक दें ताकि जिन आंकड़ों में जरूरी बात है वो बिल्कुल खो जाए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण बढ़ रहा है
कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 3 हफ्ते बाद दिल्ली के एक वरिष्ठ पत्रकार को तेज बुखार, गले में खराश और दूसरी दिक्कतें होनी शुरू हुई। 22 अप्रैल को जाने माने विज्ञान मामलों के पत्रकार पल्लव बागला कोरोना पॉजिटिव हो गए। 4 दिनों के बाद उनकी छाती के स्कैन में फेफड़ों में सफेद रंग दिखा, जो इन्फेक्शन का संकेत था। लक्षण आने के 8 दिनों बाद भी जब बुखार नहीं उतरा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एम्स के डॉक्टर 58 साल के बागला के खून की जांच कराई और रेस्टरॉइड किया। एम्स के डॉक्टरों ने 58 साल के बागला के खून की जांच कराई और स्टेरॉइड दिए। बागला को डायबिटीज भी है, इसलिए उनका शुगर लेवल बढ़ने लगा। गनीमत थी कि उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत नीचे नहीं गया। जब वो अस्पताल छोड़ रहे थे तो डॉक्टरों ने उन्हें एक दूसरे डायबिटिक कोविड मरीज के फेफड़ों का स्कैन दिखाया, जो उन्हीं की उम्र के थे। बागला बताते हैं, फर्क साफ नजर आ रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि अगर मैंने वैक्सीन नहीं ली होती तो मुमकिन है कि मैं वेंटिलेटर पर या आईसीयू में होता। सही समय पर और वैक्सीन की पूरी डोज लेने से मेरी जान बच गई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ रही है। भारत में अपनी 30% आबादी को वैक्सीन की दोनों खुराकें दे दी हैं, लेकिन पूरी वैक्सीन के बाद आने वाले संक्रमण के मामले अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, नर्स, अस्पताल और क्लिनिक में काम करने वाले लोगों को खासतौर पर इसका सामना करना पड़ रहा है। बागला इनमें से नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने उनके मुंह और नाक से स्वाब लिया है ताकि वायरस के जेनेटिक कोड को समझ सकें। मकसद है ये जाना पाना कि क्या भारत में जिन 2 टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नए और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट पर काम करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन कारगर है। ये वैक्सीन संक्रमण से नहीं बचाते, लेकिन ज्यादातर लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने से जरूर बताते हैं। लेकिन टीके 100% कारगर नहीं होते, खास तौर पर इस तेजी से बढ़ती महामारी के दौर में। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमण होना आश्चर्य की बात नहीं है। 26 अप्रैल तक अमेरिका में 95 लाख लोगों का टीकाकरण हो चुका था। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक इनमें से 9.045 लोगों में ब्रेक थ्रू संक्रमण यानी टीके के बाद भी संक्रमण हुआ है। यानी जिन लोगों को टीका लग चुका है उन लोगों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। 835 लोग यानी करीब 9% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 132 यानी 1% की हालत गंभीर थी और उनकी मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती होने वाले 1/3 लोगों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे हैं। वहीं जिन 15% लोगों की मौत हुई उनमें मौत का कारण न तो कोविड के लक्षण थे और न ही इससे जुड़ा कोई भी कारण। भारत में डाटा की कमी है, इसलिए इन मामलों से जुड़ी जानकारियां भी कम है। लेकिन वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके स्वास्थ्यकर्मियों में संक्रमण के बढ़ने की खबर है। कुछ मौतों की खबर भी है, लेकिन ये सीधे तौर पर संक्रमण से जुड़े हैं या नहीं इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब देखना यह होगा क्या कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी, दोनों डोज लेने के बाद भी क्या यह संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहेगा या इसका कोई सफल इलाज आएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।